आज हमारे पास 26/11 मुंबई हमले की योजना और उसको कैसे अंजाम दिया गया, इस पर कुछ बहुत अहम स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों को देखकर मतलब ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये हमला कितना सोचा समझा था, कितना प्लान्ड था। हाँ, ये बात तो साफ है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ तक थीं और ये पूरी साजिश रची कैसे गई। हाँ, और स्रोत ये भी दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां थी और शायद कुछ खुफिया चूक भी हुई हो। अच्छा। और इस पूरी कहानी के जो केंद्र में है वो दो पुराने स्कूल के दोस्त हैं, दाऊद सईद गिलानी, हाँ। जो बाद में डेविड हेडली बना, और दूसरा तैमूर राणा। इनकी भूमिका तो मतलब बहुत ही अहम थी। और ये बात भी दिलचस्प है कि पहले हमले की तारीख 27 सितंबर थी शायद। हाँ, शुरू में, जो बाद में बदलकर 26 नवंबर कर दी गई। क्यों? चलिए जरा इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू की है पाकिस्तान के एक मिलिट्री कॉलेज से। वहां दो दोस्त थे, तहव्वुर राणा और दाऊद सईद गिलानी। हाँ। गिलानी की मां अमेरिकन थी, तो उसका अमेरिका से कनेक्शन था और वो बाद में अमेरिका गया भी। हाँ। वहां कुछ ड्रग्स के मामलों में भी फंसा था शायद। हाँ, ये बात है। और यही गिलानी फिर 2001 के आसपास वो लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद के संपर्क में आया। अच्छा। और उसकी जो अलग सी शक्ल थी, एक आंख भूरी एक नीली, हाँ। लश्कर ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्हें लगा कि इसको भारत में जासूसी के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लश्कर के कहने पर ही वो अमेरिका गया, अपना नाम बदला, डेविड गोल्डमैन हेडली रख लिया और नया पासपोर्ट भी बनवा लिया। और कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि इसमें शायद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसकी मदद शामिल हो सकती है। हाँ, इस तरह के संकेत मिलते हैं। तो हेडली ने फिर इस नई पहचान का इस्तेमाल कैसे किया? उसने अपने दोस्त राणा की वो जो कनाडा वाली वीजा कंपनी थी, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसी की आड़ में मुंबई में एक ब्रांच खोल ली। बिल्कुल। और इसी बिजनेस के कवर का फायदा उठाया उसने। 2006 से 2008 के बीच कई बार मुंबई आया। कई बार? हाँ, और उसने जो मुख्य जगहें थी, ताज होटल, ओबेरॉय, CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, हाँ, इन सब की बहुत डिटेल में रेकी की, तस्वीरें ली, वीडियो बनाए, GPS लोकेशन तक नोट की। ओह। और ये सारी जानकारी पाकिस्तान भेज दी। यहां तक कि उसने जिम में महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से भी दोस्ती कर ली थी, शायद संपर्क बनाने के लिए या कवर के लिए। यानी सिर्फ हथियार और बम नहीं, बल्कि बहुत ही बारीक जानकारी, एक डिटेल। हाँ बिल्कुल। और इस जानकारी का इस्तेमाल किया लश्कर के कंप्यूटर एक्सपर्ट जरार शाह ने। उसने गूगल अर्थ और दूसरी तकनीकों से इन जगहों के 3D मैप्स बनाए, प्रेजेंटेशन तैयार किए। अच्छा, ताकि आतंकियों को समझाया जा सके। हाँ, उन्हीं के जरिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई कि कहाँ जाना है, कैसे हमला करना है। फंडिंग की बात करें तो उसके तार भी कथित तौर पर ISI और पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों से जुड़ते दिखते हैं। तो एक तरफ हेडली मुंबई की मैपिंग कर रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमले के लिए लड़के तैयार हो रहे थे। सही कहा। उसी दौरान पाकिस्तान के गांव से अजमल कसाब जैसे जवान लड़कों की भर्ती चल रही थी। ये आमतौर पर कम उम्र के थे, कम पढ़े लिखे, अविवाहित। कसाब की भर्ती पर दो कहानियां हैं। हाँ। एक तो ये कि वो पिता से झगड़कर घर से भाग गया था, दूसरी ये कि उसके पिता ने ही पैसों के लिए उसे लश्कर को सौंप दिया। ओह, और इन लड़कों को फिर ट्रेनिंग कैसी दी गई? जाहिर है बहुत सख्त होगी। बहुत ज्यादा। कुल 32 लड़के चुने गए थे शुरू में। उन्हें ट्रेनिंग के कई सख्त चरणों से गुजारा गया। अच्छा। इसमें सिर्फ हथियार चलाना नहीं था, बल्कि धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाना, विस्फोटक बनाना सिखाना, नक्शे पढ़ना, बिना खाए पिए पहाड़ों पर चढ़ना, बातें। और समुद्री ऑपरेशन के लिए तैराकी जैसी ट्रेनिंग भी शामिल थी। ये एक तरह की पाइपलाइन थी। मकसद था कि इन युवकों को सोचने समझने लायक ना छोड़ा जाए, बस कट्टर लड़ाका बना दिया जाए। और आखिर में कितने बचे? आखिर में सिर्फ 10 बचे। सिर्फ 10 लड़के जिन्होंने पूरी मुंबई को हिला दिया। उन्हें फिर आगे क्या निर्देश मिले थे? इन 10 को 2-2 की 5 टीमों में बांटा गया। इस्माइल खान को लीडर बनाया गया। उन्हें आम भारतीय जैसे दिखने वाले कपड़े दिए गए, हाथों में पहनने के लिए कलावा, नकली भारतीय पहचान पत्र, पैसे, हथियार, सैटेलाइट फोन और GPS डिवाइस भी। निर्देश क्या थे? निर्देश साफ थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है, खासकर अमेरिकियों और यहूदियों को निशाना बनाना है। लेकिन होटलों में अगर कोई मुस्लिम मिले तो उसे पहचान कर छोड़ देना है। और फिर वो दिन आया 26 नवंबर। वो मुंबई पहुंचे कैसे? 22 नवंबर 2008 को ये 10 आतंकी कराची से निकले। एक नाव थी अल हुसैनी। हाँ। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर
उसको हाईजैक किया, उसके 4 मछुआरों को मार दिया हे भगवान। और कप्तान को बंधक बना लिया ताकि वो उन्हें मुंबई तक का रास्ता दिखाएं। मुंबई के पास पहुंचकर उन्होंने कप्तान को भी मार दिया। और फिर 26 नवंबर की रात करीब 9 बजे वे कोलाबा में बधवार पार्क के पास उतरे, मछुआरों की बस्ती के जरिए। और उतरते ही उन्होंने अपने अपने निशाने साध लिए। 8 आतंकवादी उतरे, टैक्सी ली या पैदल ही अपने तय ठिकानों की तरफ बढ़ गए। CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, नरीमन हाउस। और बाकी 2 आतंकवादी जिन्हें ओबेराय जाना था वो समंदर के रास्ते से ही होटल पहुंचे। कसाब और इस्माइल खान वो CST स्टेशन पहुंचे और पहुंचते ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और लगभग उसी समय बाकी टीमों ने भी अपने अपने ठिकानों पर हमला बोल दिया। शहर में अचानक कई जगहों पर एक साथ हमला हुआ। ताज होटल में हमले के वक्त गौतम अडानी का भी जिक्र आता है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक गौतम अडानी उस समय ताज के वेदर प्रूफ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वो बिल चुकाकर लॉबी की तरफ जा ही रहे थे। हाँ। तभी किसी सहयोगी ने उन्हें दूसरी मीटिंग के लिए रोक लिया और ठीक उसी वक्त हमला शुरू हो गया, तो वो बाल बाल बच गए। ये दिखाता है कि हमला कितना अचानक और कितना भयानक था। अच्छा, सुरक्षा बलों को जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, इसमें कई कारण थे। NSG, जो हमारी मुख्य काउंटर टेररिज्म फोर्स है, वो दिल्ली में बेस्ड है। हाँ। उन्हें दिल्ली से मुंबई पहुंचने में कई घंटे लग गए। अच्छा। कहा जाता है कि उनका जो डेडिकेटेड विमान था वो उस वक्त उपलब्ध नहीं था। अच्छा। बाद में जो मिला वो छोटा था। फिर मुंबई पहुंचने पर भी ताज और ओबेरॉय जैसे बड़े होटलों के फ्लोर प्लान्स, जो नक्शे होते हैं, वो तुरंत नहीं मिल पाए। तो ऑपरेशन में दिक्कत आई। हाँ, बिल्कुल। और इसी बीच जो टीवी चैनलों पर लाइव कवरेज चल रहा था, हाँ, वो तो सबको याद है, उसने अनजाने में आतंकवादियों की मदद कर दी। क्योंकि पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर टीवी देखकर उन्हें बता रहे थे कि सुरक्षा बल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चूक थी। आखिरकार करीब 60 घंटे लगे। 29 नवंबर की सुबह तक ताज होटल में जो आखिरी आतंकवादी थे वो भी मारे गए। सिर्फ अजमल कसाबी जिंदा पकड़ा गया। हाँ, उसे CST पर हमले के बाद कामा अस्पताल के पास पकड़ा गया था। इस पूरे हमले में 170 से ज्यादा जानें गईं। ये सोचना ही भयानक है कि कैसे सिर्फ 10, वो भी प्रशिक्षित आतंकवादी, बाहरी मदद और मॉडर्न तकनीक के सहारे भारत की आर्थिक राजधानी को इतने घंटों तक बंधक बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल। ये घटना आतंकवाद का जो बदलता हुआ चेहरा है, सीमा पार से मिलने वाले समर्थन का जो नेटवर्क है और हमारे खुफिया तंत्र की जो चुनौतियां हैं, उन सबको उजागर करती है। और एक सवाल जो शायद आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, कि डेविड हेडली जैसा आदमी, जिसका अमेरिका में ड्रग्स तस्करी का रिकॉर्ड था, हाँ, वो कैसे इतनी आसानी से अपनी पहचान बदल लेता है, नया पासपोर्ट हासिल कर लेता है, कई देशों में बेरोक टोक घूमता रहता है और इस हमले की योजना में इतनी अहम भूमिका निभा जाता है। सही बात है। ये उन पहलों में से है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।